चलो आइए। तो जैसा कि हमने टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स देख लिया था बच्चे, अब मैं आपके साथ स्टार्ट करा रहा हूँ टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ये थोड़ा सा अलग है स्टार्टिंग में। जैसा कि आपने गुड्स में देखा था, क्या मैं कह सकता हूँ गवर्नमेंट ने कुछ दिन दिए थे इनवॉइस इशू करने के? बिल्कुल भी नहीं। आई मीन वो कहती जैसे रिमूव हुए इनवॉइस इशू हुए। सर्विसेज में 30 डेज मिलती। मतलब अगर आप एक डॉक्टर के पास गए और अगर उसने कंसल्टेशन सर्विस दे दी, दवाइयां बता दी, इट्स नॉट नेसेसरी टू इशू द इनवॉइस राइट अवे। ही हैज 30 डेज। तो इनवॉइसिंग के थोड़े नॉर्म्स भी थोड़े अलग है, ठीक है बच्चे? तो एनीवेज देखते हैं सर जी क्या नॉर्म्स अलग है एवरीथिंग। तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस कौन से सेक्शन में है बच्चों? सेक्शन 13। हाँ बाद में लिखना, क्योंकि अभी आधे घंटे में सारी बातें बोल दूंगा बस, और फिर उसके बाद ना 3 बजे के बाद प्रैक्टिस कर लेंगे। तो फिर अकाउंट्स करा दूंगा, फिर उसके बाद है ना। तो क्या करोगे, घर चले जाओगे फिर? बाहर की गर्मी हो रही है बेटा, 3 बजे बाहर जाओ, आराम से जाना शाम में। चलिए, तो सबसे पहले 13 सबसेक्शन 1 और 13 सबसेक्शन 1 क्या बोलेगा बताना? लायबिलिटी टू पे जीएसटी अराइज एज पर टाइम ऑफ सप्लाई। तो 13(1) क्या बोलता है बच्चों? लायबिलिटी टू पे जीएसटी अराइज एज पर टाइम ऑफ सप्लाई। चलिए, तो इसमें कोई नई बात थोड़ा है। 12(1) भी तो ये बोलता था दैट यू हैव टू फाइंड आउट टाइम ऑफ सप्लाई। और आप मुझे बताइए देन उसके बाद अब मैं सर्विसेज पर हूं, तो सबसे पहले 13 सबसेक्शन 2 किस चीज के बारे में बात कर रहा है? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। सो टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। एंड प्लीज ध्यान से देखिएगा, मैं खुद पहले लिखवाऊंगा आपको, सीधा नोट से नहीं बोलूंगा। इसको नोट मत करिएगा, बस एक बार समझिएगा। सपोज करो एक इंसान है मिस्टर ए, और उसने कोई सर्विस दी है मिस्टर बी, और मान के चल लीजिए मिस्टर ए डॉक्टर, और आज क्या डेट है बच्चों? 8 अक्टूबर, ठीक है। तो अगर सर्विस आज दिए, 8 अक्टूबर को डॉक्टर के पास गए, उन्हें सर्विस प्रोवाइड कर दी, प्रिस्क्रिप्शन दे दी, दवाइयों का बता दिया। अब मुझे बताइए क्या सप्लाई आज हो गया या नहीं हो गया? प्रोविजन ऑफ सर्विस हो गया, सप्लाई ऑफ सर्विस हो गया सर। अब मुझे बताइए मुझे इनवॉइस कब तक इशू करना है? मैं सेक्शन 31 की बात कर रहा हूँ, 13 की बात नहीं कर रहा। याद है लास्ट डे गुड्स का तो सीख लिया था हमने, सर्विसेज की बात कर रहा हूं मैं लास्ट डे। यानी कि इनवॉइस अंडर सेक्शन 31 सबसेक्शन 2 डील्स विद द लास्ट डे up to which invoice shall be issued. What is the last day? It is 30 days. बट आप बोले सर बट डॉक्टर तो तभी इनवॉइस दे देते हैं। हाँ तो बेटे ठीक है ना, सरकार कह रही है विद इन, या तो पहले दे दो, पर 30 दिन की मोहलत है आपके पास। एंड ऑब्वियसली अब डॉक्टर आपके जाने के बाद थोड़ा ना बिल का ट्रैक करता रहेगा और बोलेगा बिल को बिल भेजता हूँ और ये करता हूँ।
हर चीज जीएसटी के अकॉर्डिंग थोड़ा ना चल रही है भाई। तुम दुकान पर आए हो, सर्विस ले ली है, इनवॉइस पकड़ो और खत्म करो बात। आप समझ रहे हो ना? तो बेसिकली सर क्या यही 30 डेज के दिन गुड्स में मिल रहे थे कि आप एसी ले जाइए 30 दिन में मिले? नहीं मिल रहे। गुड्स में तो क्या था 31 क्या कहता था, रिमूवल या फिर जब डिलीवरी हुई। लेकिन सर्विसेज के केस में 30 डेज मिल रहे। आइए पहले ये बात कहाँ लिखी है हम ये देखते हैं। प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 30, टैक्स इनवॉइस और इनवॉइस शुड बी इशूड बिफोर प्रोविजन। एक बात बताइए, बिफोर में सरकार को कोई तकलीफ होगी? क्यों तकलीफ होगी? सरकार तो चाहती है इनवॉइस जल्दी जल्दी इशू करो, कोई टाइम ऑफ सप्लाई उसी भी निकलता है जनरली, जितना आप समझे। सरकार कह रही पहले इशू कर दे, मैं पहले के लिए थोड़ा ना रोक रही हूँ, मैं तो हर बार लास्ट डेट बनाऊंगी। तो कह रही है तो बिफोर और विद इन हाउ मेनी डेज? 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। सर जी ये 45 क्या है बेटे? इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एनबीएफसीज, इनके लिए है 45। ये जो बैंक्स है ये आपको कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लोन प्रोसेसिंग व्हाटएवर, उसका इनवॉइस कितने दिन में इशू कर सकते हैं? 45 डेज। और उसके अलावा डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, सीएस, सीएमए जो भी है वो कितने टाइम में इशू करेंगे जी? 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। जैसे कि आप पीवीआर सिनेमास में गए, आपने मूवी देखी, पहले आप मुझे बताइए पीवीआर वाले आपको गुड्स सप्लाई कर रहे हैं सर्विसेज? सर्विसेज। तो क्या उनको इनवॉइस तभी इशू करना है या दे कैन इशू विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस? 30 डेज। प्रोविजन क्या होता है भाई? आज 12 से 3 बजे का शो है, तो आज के दिन में 30 दिन जोड़ दो, मैं 30 दिन तक इनवॉइस इशू कर। बट आपको क्या लग रहा है पीवीआर इतना वेट करता है? मेरे को सिर्फ जीएसटी थोड़ा सा चलानी, मेरे को एक इंटरनल कंट्रोल प्रोसेस होते हैं, मैं तो तभी इनवॉइस इशू करता हूं। बताइए कोई दिक्कत है यहाँ तक? मुद्दे की बात ये है, आप जो सप्लायर हैं क्या आपने 30 दिन में इशू करा या 30 दिन में इशू नहीं करा, इस पे डिपेंड करता है टाइम ऑफ सप्लाई। क्या बोल रहे हो सर आप? ये जो मिस्टर ए है इसको 30 दिन लिखा है, मैं अभी डेज पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं है, लेकिन आप मुझे मोटा मोटी बता सकते हैं 30 दिन खत्म कब हो रहे हैं भाई के? यानी कि बाय व्हाट डेट ही हैज टू गिव द इनवॉइस? 8/11 लिख दूं अभी, 8 से 8 महीने के एंगल। सो ये डॉक्टर को किस डेट तक इनवॉइस इशू कर देना? दो बातें हो सकती है, या तो ये इनवॉइस इशू कर देगा या तो ये नहीं। अगर तो इसने इनवॉइस इशू कर दिया, यानी कि मैं कह रहा हूं ऑन टाइम। ऑन टाइम का मतलब ये नहीं कह रहा मैं 8/11 को ही कर रहा हूं, ऑन टाइम विद इन 30 डेज इशू कर दिया, 8/11 को भी कर दी तो भी चलता है। या तो ये ऑन टाइम इशू कर देगा या तो ये क्या करेगा? लेट इशू कर। दो बातें हो सकती हैं, और जब करे ही ना तो हाँ तो वो लेट में ही आता है। तो भैया अगर तूने टाइमली इशू करा तो तेरे इनवॉइस की इज्जत है। अगर तुम 30 दिन में करोगे तो एक लिमिट तो क्या हो जाएगी? डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, बिकॉज यू आर विद इन लॉ, एज पर लॉ। सो डेट ऑफ इनवॉइस, और दूसरी क्या है? डेट ऑफ रिसिप्ट। तो पैसा कब मिला? विच एवर इज। आप डॉक्टर के पास गए आज, पेमेंट आपने आज की आज कर दी, क्या डेट है आज बच्चे? 8 अक्टूबर। और भाई डॉक्टर साहब ने 30 अक्टूबर को बिल, सर्विस तो आज दी, 30 अक्टूबर का बिल इशू कर दिया। मेरे को बता दीजिए क्या इज इट विद इन द टाइम लिमिट्स? यस। तो आपके इनवॉइस को मैंने लिमिट में घुसा दिया नहीं, इज्जत है आपके इनवॉइस की। दिस और दिस विच एवर इज अर्लियर, क्या हो जाएगा सर? यहां से पेमेंट नहीं हटाओगे? नहीं, फॉरवर्ड चार्ज में वहां पे तो पेमेंट की डेट ही हटा दी थी मैं। और आपको इतना पता होना चाहिए क्यों? क्योंकि बेटे जीएसटी आने से पहले पहले सर्विस टैक्स होता था, और सर्विस टैक्स में एडवांस पेमेंट आ गई तो कोई बात नहीं भाई जी, तो भी सर्विस टैक्स लग जाता है। हाँ जी बताइए। एक बार फिर से बोलेगा? सर्विस दी है मैंने 8 अक्टूबर को, ऐसे इतना है कि उसमें नहीं, तूने
8 अक्टूबर को सर्विस दी है, अब मेरे को पता है इनवॉइस कब इशू करेगा, 30 अक्टूबर को ले लो, ठीक है। 20 को मतलब हाँ ये लिस्ट को मैं 5 नवंबर लिख देता हूँ, ठीक है। 5 नवंबर कर दिया मैंने, अभी भी विद इन द टाइम लिमिट से, विद इन द टाइम लिमिट से। टाइम ऑफ सप्लाई क्या है मेरा, दिस और दिस विच एवर इज अर्लियर, क्या डेट आ रही है, तो अक्टूबर ही हो गया ना तेरा टाइम ऑफ सप्लाई, तो 20 तारीख को पे कर। पहले तो इस प्रोसेस से टाइम ऑफ सप्लाई निकाल, फिर जो महीने का अगले महीने 20 को पे करना। बताइए क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, पीछे गोपाल जी क्लियर है? हाँ जी, कोई बेनिफिट, सरकार बेनिफिट नहीं देती बेटे कुछ, सिर्फ और सिर्फ पेनल्टी देती है लेट होती है। टाइम फॉर चेंज। और अगर आपने इनवॉइस को लेट इशू करा तो आपके इनवॉइस की कोई इज्जत नहीं होगी भाई साहब। इस चीज की बेनिफिट मिलना चाहिए कि पेनल्टी लगनी चाहिए? नहीं, मेरे को इस बात का दुख नहीं है कि फेंका, उन्हें एम करके फेंका, वो भी नहीं गया वो। ठीक है ना। सो बेसिकली अगर आपने बच्चे लेट करा ना, योर इनवॉइस हैज गॉट नो इंपॉर्टेंस, तो एक लिमिट तो लिमिट नंबर भी तो रिसिप्ट वाली तो रहेगी। पहली वाली इनवॉइस देखूंगा नहीं मैं आपका इनवॉइस, तो फिर क्या लोगे सर, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, दैट इज 8-10। आपने सर्विस कब दी थी, 8-10 को दी थी मैंने वो, यानी कि मैं और प्रीपोन कर दिया मैंने। अगर तुम 30 दिन में कर दे तो तुम्हारे इनवॉइस को, सीधी सी बात है, अगर तुम इनवॉइस 30 दिन में इशू करोगे तुम्हारे इनवॉइस की इज्जत है, और अगर तुम 30 दिन में इनवॉइस इशू नहीं करते तो इज्जत नहीं है। लिमिट नंबर 1 के अंदर अब मैं तुम्हारा इनवॉइस नहीं पकड़ूंगा, मैं डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस पकड़ूंगा और डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। हो सकता है 4-5 दिन 4-5 सीटिंग हो, डेंटिस्ट के बाद 3-4 बार जाते होगा भाई, 50 हज़ार लगेंगे, 4 सीटिंग लग रही है, तो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। इतना ज्यादा गहरा जाने की वो नहीं है। अब आप एक चीज समझिएगा, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज, बस बेटे यही बात थी, बाकी सारा एकदम कॉपी पेस्ट आता जाएगा। अब देखिएगा टाइम ऑफ सप्लाई में किसका देख रहा हूँ, फॉरवर्ड चार्ज में, और मुझे सबसे पहले क्या देखना है, आप जब क्वेश्चन रीड भी करोगे 13(2)(a) क्या है, आप एक बार ना सबसेक्शन को छोड़िए, इनवॉइस इशूड विद इन द टाइम लिमिट specified under section 31. In that case, date of issue of invoice, date of receipt, whichever is. If invoice is not issued within the specified limit, तो क्या हो जाएगा, date of provision of service और date of receipt. Receipt का सेम मतलब है, जब आपने बुक्स में रिकॉर्ड करा या जब आपकी पासबुक में क्रेडिट हुआ, whichever is. मुझे बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? मैंने ये एक एग्जांपल बनाया, मुझे नहीं पता, एक बार ये एग्जांपल पढ़िए जब समझ आ गया। फॉरवर्ड चार्ज ऑलमोस्ट खत्म है आपका ये, और इसके बाद स्पीड भी खत्म हो जाएगी सारी बात। एग्जांपल देखना है, डॉक्टर ने सर्विस कब दी है, 10 अक्टूबर, पेमेंट पेशेंट ने कब करी है, 5 दिन बाद, एंड इनवॉइस इज इशूड 18/11, इज इट विद इन द टाइम लिमिट? लेट। और अगर ये लेट है तो अब मैं टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालूंगा बच्चे, डेट ऑफ प्रोविजन और डेट ऑफ रिसिप्ट व्हिचएवर इज। कहिए साहब कोई दिक्कत? और वो फिर मैं प्रोविजन बदल रहा हूं, पर हो जाएगा ना वो, आगे कुछ और ही भूल के मैं एग्जांपल होंगे वो देख लोगे। अब आप मुझे बताइए 13(2)(c) पे आऊंगा मैं एक बार, हम 13(2) यानी कि ऑब्वियसली फॉरवर्ड चार्ज में ही, तो वो फॉरवर्ड चार्ज क्या कह रहे हैं, इन अदर केसेस, मतलब अगर पता ना लग पा रहा हो, जैसे कि टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सर्विस इन द बुक्स ऑफ द रेसिपिएंट इफ टाइम ऑफ सप्लाई कुड नॉट बी डिटरमिन्ड एज पर ए और बी। सर जी ये क्या बोल दिया आपने, थ्योरेटिकल बात है पर फिर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये इसलिए लिखी हुई है क्योंकि इसके ऊपर सवाल आ जाता है। अब आप समझिएगा, मैंने आपका फॉरवर्ड चार्ज के 2 ही कॉम्बिनेशन बनाए, इनवॉइस इशूड, इनवॉइस नॉट इशूड।
बट अगर क्वेश्चन बोले कि हमें पता नहीं लग रहा वेदर 13 A इज एप्लीकेबल और 13 B इज एप्लीकेबल, तो आप मुझे बताइए मैं क्या करूंगा, क्या एप्लीकेबल हो जाएगा 13 C, और वो क्या कह रहे हैं, टाइम ऑफ सप्लाई शेल बी डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सर्विस। तो आपको ये याद रखना है बस, अगर 13 A से नहीं निकला, B से नहीं निकला, तो 13 C से निकलेगा, और वो क्या कह रहे हैं, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सर्विस इन द बुक्स ऑफ, थ्योरेटिकल बात है लेकिन कैन नॉट बी इग्नोर्ड। भाई देख, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कैसे निकलेगा, रेसिपिएंट के पास जाना पड़ जाएगा मुझे कि भाई तूने सर्विस कब रिसीव करी। मैं ये क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि उस बंदे के पास डॉक्टर में डेटा नहीं है ना, आप समझो ना, अगर उसका डेटा होता तो ऊपर ही हो जाता, लेकिन अगर नहीं है तो मैं रेसिपिएंट के पास पहुंच गया और मैं कह रहा हूँ एक बार बताओ सर्विस कब मिली है, वही टाइम ऑफ सप्लाई। अब वो बोलूँगा सर ये भी तो जानना बड़ा डिफिकल्ट है। हाँ तो भाई अगर केस बड़ा होगा तो देख लेंगे, नहीं होगा नहीं करेंगे, डिपेंड करता है वो। तो मुझे बताइए, क्लियर है? नोटिफिकेशन नंबर 66 2017 एप्लीकेबल है, नॉट एप्लीकेबल? ऑब्वियसली नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि एप्लीकेबल हो जाती तो रिसिप्ट गायब हो जाता। और डेट ऑफ रिसिप्ट का क्या मतलब लिखा है इधर? सेम बात लिखी हुई है जी, रिपीट हो रही है बात। आपको टैक्स इनवॉइस समझ आ गया? सेसेशन ऑफ सर्विस का आपको कुछ नहीं करना अभी, ये इनवॉइस के चैप्टर में भी आएगा, और अभी मैं नहीं बोलना चाहता, चाहे कोई क्वेश्चन बीच में आ जाएगा छोड़ भी देंगे उसको, ठीक है? अब मैं एक बार पहले फ्लो से सारा खत्म करता हूँ। 13 सबसेक्शन 3 क्या है? रिवर्स चार्ज, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज। गुड्स के केस में 3 लिमिट थी, सबसे पहली कौन सी थी? डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स। सर्विस में डेट ऑफ रिसिप्ट, सर्विस क्या होगी भाई? क्या सर्विसेज के अंदर आप इसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हो, आज के दिन सर्विस ली है, समझ रहे हो? आप जैसे गुड्स के अंदर तो फैक्ट्री के सामने रजिस्टर हो सकता है कि भाई ट्रक आए, ये ट्रक नंबर, व्हीकल नंबर, ये ड्राइवर नंबर, ठीक है, इतने गुड्स आए, ये सारी चीजें हैं। सर्विस में होता है क्या, कौन से ट्रक से सर्विस आ रही है, रास्ते में आपने कभी देखा, आप हमेशा कभी देखा गुड्स तो जा रहे हैं, वो देखो सर्विस भी जा रही है सर, ऐसा होता है क्या? हाँ होता है ना, बिल्कुल बिल्कुल होगा आपके साथ जल्दी, क्योंकि जब आप बाइक पे जा रहे होगे ना तभी लाइसेंस नहीं बन रहा तेरा, ठीक है? सो बेसिकली आप ये कह सकते हैं रिवर्स चार्ज में फर्स्ट लिमिट तो कोई लॉजिक ही नहीं है ना, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सर्विस। आप समझ रहे हो, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सर्विस। आप बोलने को बोल सकते हो सर मैं आज गया हूँ डॉक्टर के पास, लेकिन बेटे उसका कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बन सकता है? नहीं बन सकता, गुड्स का होता है डॉक्यूमेंट्री, समझ रहे हो? तो बेसिकली फर्स्ट लिमिट नहीं है। नेक्स्ट क्या है बच्चे? ये तो वहां पे भी था, और पेमेंट के अंदर मैं ऐसे लिख सकता हूं, जब भी बुक्स में रिकॉर्ड करा और जब भी डेबिट हुआ, whichever is। अगला लिमिट क्या था? इनवॉइस बाय द, और वहां कितने दिन जोड़े थे? यहां 60 जोड़ोगे आप। गुड्स के अंदर इनवॉइस प्लस 30 था, और सर्विसेज के अंदर इनवॉइस प्लस 60 डेज होता है। सेट है कहानी, लिमिट याद होनी चाहिए और कुछ नहीं, कोई दिक्कत? अब वो क्या बोल रहे हैं? इफ टाइम ऑफ सप्लाई इज नॉट पॉसिबल एज above, it would be the date of entry of service in the books of the accounts of receipt। ये जो डेट ऑफ एंट्री होता है ये होता है परचेज टू सर्विस। अगर आप कोई एक्वायर भी करते हो तो बंदे को एक्सपेंस तो रिकॉर्ड करते ही हो, ऑडिट सर्विस लूंगा तो क्या ऑडिट सर्विस डेबिट नहीं करूंगा? तो जब भी आपने रिकॉर्ड करा तो वही डेट मेरी क्या हो जाएगी? टाइम ऑफ सप्लाई। कोई दिक्कत? इंपोर्ट ऑफ सर्विस अभी नहीं करना बेटे, लेकिन इसका मैं नहीं कराऊंगा, बट अभी फ्लो के बीच में आ जाएगा। अब आप मुझे बताइए 13 सबसेक्शन 4, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ वाउचर। If supply is identifiable at the time of issue of voucher, तो time of supply क्या हो जाएगा? Issue of voucher। If supply is not identifiable at the time of issue of voucher, redemption of voucher हो जाएगा। Clear है? 13 subsection 6, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंटरेस्ट। मैंने आपको कोई सर्विस दी, आपने पेमेंट 1 महीने बाद करनी है, आपने लेट करी, मैंने इंटरेस्ट चार्ज करा, तो उस इंटरेस्ट का टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा? व्हेन दैट इंटरेस्ट इज रिसीव्ड। सेम पॉइंट है भाई साहब,
when the interest, fees or penalty is received. 13 subsection 5, ये कौन सा था एक बार बताओगे? रेजिडुअली, यानी कि अगर 13 2 नहीं लगा, 3 नहीं लगा और 4 नहीं लगा, तो आप आ जाओगे 13 5 में। और वो क्या कह रहा है? अगर रिटर्न इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड, तो डेट ऑन विच पीरियोडिकल रिटर्न इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड। अगर रिटर्न को फाइल करना है तो डेट ऑन विच रिटर्न इज रिक्वायर्ड टू फाइल, अदरवाइज इन एनी अदर केस डेट ऑन विच जीएसटी इज। कहिए साहब, अभी खत्म नहीं हुआ बेटा। हाँ जी, मैडम वो जब मैं क्वेश्चन करूंगा ना तो आपको दिखाऊंगा, कभी कभी वो 30th डे ले लेते हैं, कभी कभी 31st डे ले लेते हैं, तो हम उस एग्जैक्ट पे पहुंचेंगे, बट अभी हमने सिर्फ प्रोविजन को याद रखा। क्वेश्चन पे गिवन, क्वेश्चन ही इज देन सप्लायर। बताइए, क्लियर है बच्चे? ओके, तो अब मैंने जो जो रास्ते में छोड़ा था वो बात कर लेते हैं। वैसे ये बात दोबारा होएगी, बट कोई नहीं, अब यहाँ लिखा हुआ है तो वो है। इन केस ऑफ सेसेशन ऑफ सर्विस, व्हाट डू यू मीन बाय सेसेशन ऑफ सर्विस? सर्विस बंद है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं बेटे आज लास्ट क्लास है, मतलब आपको ये नहीं है कि नहीं सर आप पढ़ाओ सर, मनी माइंडेड पर्सन। मैं आज की लास्ट क्लास की बात कर रहा था बस। मैं सीएस के बच्चों को बोल रहा था बस। मेरी तो लास्ट है, तुमको बोलते दिसंबर है भाई तू। ठीक है ना? तो एक चीज समझिए, ऐसा हो सकता है कि आप एक जगह पे ऑडिट कर रहे हैं, ऑडिट में 2 दिन में खत्म हो जाता है, 3 महीने में, I mean 1 मंथ लग सकता है ऑडिट में। और 1 मंथ की आपकी फीस है, कितनी फीस होती है बच्चों ऑडिट की, कुछ आइडिया? जैसे ईवाई एयरटेल से कितना फीस लेती होगी? एयरटेल को ऑडिट ईवाई कर दी थी 50 60, आगे कुछ डिनोमिनेटर वो भी लगा ले, 50-60 करोड़। और तुम्हारे पैसे नहीं जा रहे तो बोल लो जो बोलना है ना। 50-60 लाख, 60 लाख तो 10 से 12 करोड़ एक साल की ऑडिट की जो फीस होती है, स्टार्ट ऑडिट में, और भी ऑडिट्स होती है, पर 10 से 12 करोड़ है। तो टेक्निकली वो काम क्या होता है? ऐसा नहीं है कि महीने का काम होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। लेकिन आप ये कह सकते हो कि टोटल लेवल पे मतलब काफ़ी CACS मतलब उनके एयरटेल के फ्लोर पे ही होते हैं। आप जैसे अगर आप ईवा में हो, किसी में हो, तो ऐसे नहीं होता ऑडिट, उन्हें को बैकएंड टीम भी होती है जो ऑफिस में बैठ के भी ऑडिट कर रही है। पर आप अगर ऑडिट करने जाते हो तो आपका पूरा का पूरा आप ईवा वाले बोलते भाई हम 150 बंदे आ रहे हैं ऑडिट के, 150 लोगों का बैठने का अरेंजमेंट, सारा कुछ, कॉफ़ी, ब्राउनी, कुकीज़, फूड, ट्रैवल, सारा एयरटेल को देखना। अगर यहाँ तक कि EY एम्प्लॉयज़ की जो पार्टीज होती है ना, वो भी वो एयरटेल से चार्ज कर। एयरटेल एक बहुत बड़ा क्लाइंट है, बहुत बड़ा, मतलब वाली चीज़ है। बट एनीवेज वो मुद्दे की बात नहीं है। आप एक कंपनी की ऑडिट कर रहे हैं, 2 महीने का ऑडिट था, आपको 2 करोड़ मिलने थे, 1 महीने बाद आपको पता लगा मैं नहीं कर रहा फर्दर ऑडिट, यहाँ पे फ्रॉड है, फ्रॉम नेक्स्ट डे आई विल नॉट गो, मैनेजमेंट से आपका झगड़ा हो चुका, व्हाटएवर बी द रीजन, देयर इज सम कॉन्फ्लिक्ट, और आपको लग रहा है भाई मैं नहीं कर सकता, भाई बहुत ज़्यादा गड़बड़ चल रही है। सो इज इट पॉसिबल दैट इन द मिडवे यू स्टॉप द सर्विस? यस, अगर ऐसा है तो इनवॉइस कब तक इशू करना है? मैं नहीं बोलूँगा, कुछ रीड करके आप बताइए। In case of cessation of service before the completion of supply, invoice to the extent of supply, बेटे पूरा बिल थोड़ा बना दोगे, हाँ, invoice to the extent of supply before such cessation should be issued at the time when such supply cease। अगर सर्विस आज खत्म हो रही है तो आज ही invoice इशू कर दो। इसमें 30 दिन नहीं मिल रहा आपको,
अगर आप मिडवे सर्विस को बंद कर रहे हैं तो अगर आज से वो बंद हो रहा है तो आप आज तक का इनवॉइस सर्विस हो कहिए सर, क्लियर है? लास्ट पॉइंट बात करूंगा बेटे बस, और फिर आप भी बच्चे थक गए होंगे तो चेंज बहुत जरूरी है। थके हो नहीं थके हो? थक गए ना, तो आप इसलिए थके हुए एक ही सब्जेक्ट 3 घंटे से पढ़ रहे हो, अब आपको चेंज मिलेगा ठीक है? मैं कुछ नहीं बोल रहा, एक्सेस पेमेंट अप टू 1000, ये क्या होता है? छोड़ो ना बेटे, बस आप दिमाग लगाओ। एक्सेस पेमेंट अप टू टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सच एक्सेस कैन बी टेकन एज सब्सिक्वेंट इनवॉइस। क्या बोल रहा है? जो भी बच्चे ने यार अभी मजा आने दो अभी। क्या मैंने तो किसका मतलब सो जाओ पिछली क्लास में मैडम की कुर्सी में कोई प्रॉब्लम लगी है भाई, यहाँ पर बैठा करो, यहाँ पे जो भी होता है बने तो क्लास कैंसिल और वो हो जाती है। ठीक है, अब आप मुझे एक चीज बताइए, एक्सेस पेमेंट अप टू 1000, और ये सिर्फ और सिर्फ मैं सर्विसेज के लिए बात कर रहा हूं। आप मुझे बताइए, सर्विसेज के लिए बात कर रहा हूं तो मैं बात करता हूं टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सच एक्सेस, ठीक है, शैल बी टेकन एज सब्सिक्वेंट इनवॉइस। मैं तो 2 बार रिपीट कर दी भाई लाइन, आप मुझे बताओ, कुछ समझाओ ना। अच्छा, टिप्स एक्स्ट्रा जो दे रहे हो 1000 से ऊपर की टिप, आई मीन इन एक्सेस अप टू 1000, नहीं ठीक है, वो टिप वाला पॉइंट नहीं है, कुछ और मतलब और कुछ किसके ऊपर से अप टू 1000 लिखा है। हाँ, तो अगर 1000 तक की एडवांस पेमेंट कर दी आपने तो उस एडवांस पेमेंट का टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? हाँ एक बार समझाओ आप, तो सो जाओगे आप। समझ आया? टीचर की सबको समझ आया? बताओ, नहीं जो बोल रहा है मुझे भी समझ नहीं आया। ठीक है, अच्छा अब एक एग्जांपल देखिएगा। सपोज करो सभी बच्चों का ऐसा हो सकता है पोस्टपेड कनेक्शन का बिल, ठीक है, तो मान के चल लो कि एक इनवॉइस है, ऐसे लेना है, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर के पास गए, आपकी कंसल्टेशन कितने रुपए की? 5000, बिल अभी दे दिया आपको मैंने। एक बात बताओ, डॉक्टर के पास गए, उसने कहा जी एक तो कंसल्टेशन है, ब्लड टेस्ट है, ये है, टोटल बिल कितने का हो गया? 5000। आज क्या डेट है? 8 तारीख, 8 ऑफ, और आपने उसको जो पेमेंट करी वो कर दी 5500। आपने बोला सर तो आते रहते सर, मंथली भी तो हो सकता है ना, कोई ड्यू कुछ सिस्टम चल रहा हो, डॉक्टर का इसलिए बोल रहा हूं वो आसान लगेगा। अभी आपने पेमेंट कितनी कर दी? 5500। कौन से दिन? अब आप मुझे बताइए, पहले तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या है? मैंने सर्विस आपको आज दी, इनवॉइस आज इशू कर दिया, तो टेक्निकली टाइम ऑफ सप्लाई क्या आएगा? डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, दैट इज अमाउंट। और सर मैंने क्या बोला था? भाई साहब 2 मिनट से बोल रहा हूँ, तूने तो 4 वर्ड बोले थे सिर्फ। ठीक है, आ गया था। ठीक है, मैं बस और बेटर समझा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, आपके जितना समझा नहीं पाऊंगा, कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप मुझे बताइए 8 अक्टूबर टाइम ऑफ सप्लाई है, अमाउंट क्या मुझे 5500 के ऊपर जीएसटी पे करना है या मुझे 5000? कैन आई से दैट आई हैव रिसीव्ड एक्सेस पेमेंट अप टू 1000? और
अब जरा आप सोचो कि सर अगर एडवांस आ भी गया तो जीएसटी तो देना ही पड़ता है, क्योंकि सर्विसेज के केस में तो मैं एडवांस को इग्नोर नहीं कर सकता। यही अगर गुड्स होते तो मैं बोलता 500 एडवांस है, मैं क्यों दूं अभी, पर सर्विस के केस में जो 500 मिला है, यू कैन नॉट इग्नोर दैट 500 रुपीज। गवर्नमेंट कैन आस्क, इस पे भी तो जीएसटी दे भाई, समझ रहे हो। लेकिन आप मुझे बताइए, क्योंकि ये जो एडवांस है ये अप टू हाउ मच है, 1। अच्छा एडवांस है कितने रुपए का वैसे, 500। तो एडवांस मिला कितने का मुझे, 500 का। सिंस इट इज अप टू 1000, तो इसलिए इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या ले सकता हूं मैं, नेक्स्ट कि जब मैं आपको, मैं कोई ये नहीं कह रहा कि फिक्स्ड होना चाहिए नेक्स्ट, आप 6 महीने बाद आए तो आप बोलोगे ना सर पिछली बार आपको 500 ज्यादा दे दिए थे, मैंने कहा हाँ ठीक है अब जो इनवॉइस उसमें कर देंगे एडजस्ट। तो इस 500 के ऊपर जो जीएसटी है वो क्या जब मेरे पास एडवांस आया मैं तब दे रहा हूं, सरकार कह रही है कि अभी के अभी दे, या नेक्स्ट इनवॉइस पे शिफ्ट कर रहे हैं, सब्सिक्वेंट इनवॉइस पे। और अगर इसने मुझे पेमेंट कर दी होती 8000 की, अब एडवांस कितने रुपए का हो गया, and this is not up to 1000, this is above 1000, and if the advance is above 1000 तो भैया अभी के अभी पे करो भाई। मैं तो सिर्फ 1000 रुपए के लिए कर रहा हूँ, और मैं ये इसलिए कर रहा हूँ, अब मैं आपको असली एग्जांपल बता रहा हूँ। टेलीकॉम कंपनीज के बहुत सारे बिल इशू होते हैं। मान लो तुमने पूरे महीने पोस्टपेड कनेक्शन ले रखा है, अक्टूबर 1 से लेके 31 तक का आपने यूज कर लिया, और मैं कह रहा हूँ 31 को मैंने आपको बिल दे दिया। मान के चल लो ना, आप अक्टूबर में पोस्टपेड कनेक्शन है, मेरे पास रीडिंग है आपकी कब कब कॉल करी कितने मिनट, बिल जनरेट हो गया 31 को आपके मेल पर आ गया। बिल कितने का आया, 600 का, आपने पे कर दिया 700। अब मुझे बताओ एयरटेल वाला अब क्या ये करता रहेगा कि जिसका एक्सेस है, हालांकि अगर वो करना पड़े तो करना पड़ जाएगा उसे, पर उसको जीएसटी किस पे देना है, टाइम ऑफ सप्लाई किसका है, 600 का। समझ रहे हो, जो आपने एक्स्ट्रा दे दिया है, सिंस इट इज अप टू 1000, तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई नेक्स्ट मंथ के इनवॉइस में। तो उसी टाइम अगर तू एयरटेल का तेरा बिल आया 500 का, और तूने अगर उसे 4000 पे कर दिए, तो एयरटेल का के पास एडवांस कितना आ गया, 3500। 3500 के बाद जीएसटी उसे अभी पे करना पड़ेगा, क्योंकि इनवॉइस तो हुआ नहीं इसका, लेकिन एडवांस आ गया, तो विच एवर इज अर्लियर एडवांस। बट अगर ये एडवांस 1000 तक का होता तो नहीं करता मैं। कहिए साहब क्लियर है। तो अब एक बार दोबारा से इस लाइन को अगर आप रीड करेंगे तो आपको समझ आएगा। एक्सेस पेमेंट अप टू 1000, टाइम ऑफ, तो एक्सेस का मतलब आप समझ रहे हो ना बच्चे, एडवांस ही तो होता है ना बच्चे, मतलब जो बिल था उससे ज्यादा कर दिया अप टू 1000, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, कैन बी टेकन एज सब्सिक्वेंट। गुड्स में अगर आपको एडवांस मिल गया तो क्या मैं उसका टाइम ऑफ सप्लाई भी ले सकता हूँ, मैं एडवांस के ऊपर लेते हैं। मैंने आपको मोबाइल बेचा 1 लाख का, आपने मुझे 1,05,000 दे दिया, और मैं बोला सर आगे वाले गुड्स से एडजस्ट कर लेंगे, 1,05,000 आ गए मेरे पास। अब आप मुझे बताइए एडवांस 1000 से ऊपर है, ठीक है, तो मैं बोलूँ नहीं ये एडवांस, अरे भाई उसमें तो एडवांस ही हटा दिया मैंने पूरा का पूरा। वो जो 5000 एडवांस आया है उसकी तो सरकार ने पहले बोल दिया ना एडवांस पे लेंगे ही नहीं तुमसे, पर सर्विस में तो एडवांस पे लिए जाते हैं। अब समझ रहे हो क्या कहानी, तो धीरे धीरे अब्सॉर्ब होगा, कोई दिक्कत नहीं। बताइए समझ आया सही बच्चों को। तो बेटे मैंने आपको एक ही दिन में एक पूरा का पूरा चैप्टर खत्म कर लिया। दिस प्रूव्स कि आप हाईली एफिशिएंट स्टूडेंट हो, आप बहुत ही डेडिकेशन से पढ़ाई कर रहे हो, और आपने सोच लिया है कि सर हमें आप पढ़ाते जाओ और रुको मत। हाँ वो तो है ही, यहाँ पे आप आते इसलिए हो, आप अपनी तरफ से थोड़ा ना करने गए, ठीक है ना, ठीक है। तो आपने थैंक यू बोला, इसके बाद आपको अच्छा लगा, अब और पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक रखते हैं बच्चे, और अकाउंट्स कितने बजे स्टार्ट करेंगे, मुझे कॉल करी सो आज कर, अरे वो कल क्यों बोले थे, वो लाइसेंस वाले नहीं कल ही बोला था, कल आने के बाद।
यार एसी का रिमोट तेरे को दिया था मैंने। सर ये दोनों क्लासेस भेज ऑनलाइन में सबको क्लियर है? सर अभी भेज दें। Recording stopped. आधे घंटे में पुराना वाला भेज दूँ? सर यही वाली भेज देना ना। यार ये वाला ना Excuse me, अपलोड sir. और उसमें ना मैं बिजी हो जाऊंगा। चल मैं कोशिश करूंगा।